गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड के बारे में पढ़ लिया था। आज हम अपने इस लेक्चर में पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, आयनिक बॉन्डिंग के बारे में पढ़ रहे थे। आयनिक क्लोराइड्स और आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, ठीक है, आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, तो उसमें आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। गॉट इट? चैप्टर हमारा वही चल रहा था, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है आयनिक बॉन्ड के अंतर्गत फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। ठीक, कैल्शियम क्लोराइड CaCl। ठीक, इसके बारे में बात करने आएंगे, कैसे कैल्शियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि एटॉमिक नंबर जो होता है कैल्शियम का वो होता है 20। ठीक है, अभी हम सिर्फ कैल्शियम की बात कर रहे हैं, क्लोरीन की बात बाद में करेंगे। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर देखिए, कैल्शियम एटॉमिक नंबर इसका होता है 20। इलेक्ट्रॉनिक अगर कॉन्फ़िगरेशन करें तो कुछ इस तरह से आएगा 2 8 8 2। ठीक है, यानी कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसमें कितने हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। देखिए आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। गॉट इट? इसी प्रकार से अब हम क्लोरीन की बात करते हैं। इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने कल आपको बताया था 7 होते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 2 8 7 होता है, और वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 होता है, और एटॉमिक नंबर होता है इसका 70। बात समझ में आ गई? ये क्लोरीन है और ये कैल्शियम है। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर बेटा कैल्शियम के पास ये 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये लूज करेगा अपना ऑक्टेट पूरा करने, अपना स्टेबल ऑक्टेट पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए। ठीक है, और प्रत्येक क्लोरीन एटम जो होगा वो एक एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, जो कि कैल्शियम ने लूज किए थे। बात समझ में आ रही है? अब किस तरह से कैल्शियम क्लोराइड बनेगा वो देखिए। मान लीजिए बेटा ये कैल्शियम का एटम है Ca। ठीक, इसके ये एनर्जी लेवल्स ले लीजिए। जगह कम है, थोड़ा मिटा दें। ये हमने Ca ले लिया। ठीक है, इसका हमने सिर्फ आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल बना दिया, बाहर वाला, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अगर आपको पूरा देखना है तो पूरा भी देख सकते हैं। ये सेकेंड KLMN, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे इसमें होंगे 8 1 2 3 4 5 6 7 8। और जो बाहर वाला एनर्जी लेवल होगा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2, 1 और 2। ठीक है, तो ये कैल्शियम का आपको अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रक्चर के थ्रू बता दिया। इसके बाद में 2 क्लोरीन एटम है, Cl 2 8 और 7। इसमें आउटर मोस्ट जो एनर्जी लेवल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7। इसमें 2, इसमें 8 7 8, और इसमें 7। 1 2 3 4 5 6 और
7। ठीक है, ऐसे ही इसका होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7, इसमें 8 होंगे, 6 7 8 और इसमें 2। अब देखिए बेटा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके आउटर मोस्ट एनर्जी शेल में, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो ये लूज कर देगा कैल्शियम, ताकि अपना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर सके। कैल्शियम के पास 2 जा रहे हैं, या तो वो 6 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे तब अपना ऑक्टेट रूल पूरा करे, या 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे। तो बेटा ये बहुत ही डिफिकल्ट पार्ट हो जाएगा कि वो 6 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे। इसलिए क्या होगा, कैल्शियम हमेशा, कैल्शियम एक मेटल है और ये क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। अब क्लोरीन के पास ये टेंडेंसी है बेटा कि ये एक एक इलेक्ट्रॉन अगर इन्हें मिल जाए तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो इसीलिए आगे जाकर क्या बनता है, एक हमारा स्टेबल कंपाउंड बन जाता है, स्टेबल आयनिक क्लोराइड बन जाता है, जिसे हम कहते हैं CaCl2। तो रिएक्शन इन्वॉल्व क्या होगी, Ca प्लस 2Cl टेंस Ca2 प्लस Cl2 माइनस, ये दोनों आपस में मिलकर के बना लेंगे CaCl2। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो जो बॉन्ड बनेगा बेटा कैल्शियम के, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड में, उसको हम कहेंगे आयनिक बॉन्डिंग या आयनिक बॉन्ड। और इस कंपाउंड को सॉरी इस कंपाउंड को हम कहेंगे आयनिक कंपाउंड। ठीक है, और आयनिक कंपाउंड इसी प्रकार से आपका कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, बेरियम क्लोराइड भी इसी तरह से बनेगा। ठीक, तो बात समझ में आ गई होगी। तो आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से बनते हैं। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफरेंस से बनते हैं वो हमारे कहलाते हैं आयनिक कंपाउंड। और आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, द बॉन्ड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम टू अनदर एटम। ठीक है, यानी कि एक एटम से दूसरे एटम में जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं तब उनके मध्य में जो बॉन्ड्स बनते हैं उनको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। और इन बंध से बनने वाले कंपाउंड्स, इन बॉन्ड्स से मिलकर बनने वाले कंपाउंड्स जो होते हैं वो कहलाते हैं आयनिक कंपाउंड्स। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, आयनिक कंपाउंड जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। देखिए, आयनिक कंपाउंड के गुण क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फिजिकल नेचर के बारे में। ठीक है, देखिए, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं। ठीक है, सॉलिड है इसका मतलब वो हार्ड भी होंगे। क्यों? क्योंकि इनके मध्य में, इनके जो आयंस होते हैं उनके मध्य में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो अट्रैक्शन फोर्स होता है इनके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में, वो डेवलप होता है। ठीक है, ये कंपाउंड्स कहते होते हैं ब्रिटल होते हैं। अगर इनको हम हैमर से या किसी चीज से पीटते हैं तो ये क्या होंगे, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं फिजिकल नेचर में कि जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से मिलकर बनते हैं। ठीक है, आयंस से मिलकर बनते हैं, वो मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं या मॉलिक्यूल्स से मिलकर नहीं बनते हैं। और ये कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स
आर आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड। ठीक है, अब जब सॉलिड है तो कैसे होंगे? स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, और ये किससे मिलकर बनते हैं? नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज से, ना कि मॉलिक्यूल्स से। बात समझ में आ गई? सॉलिड्स सो आर स्ट्रॉन्ग और ब्रिडल होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी एमपी और बीपी की, यानी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, एमपी और बीपी। तो मेल्टिंग पॉइंट, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आपको बताया सॉलिड्स होते हैं, हार्ड होते हैं और स्ट्रांग होते हैं, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा, और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। तो हम कह सकते हैं आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई एमपी एंड बीपी, हाई एमपी एंड बीपी। बात समझ में आ गई? इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो हाई होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्यों हाई होगा? क्योंकि ये सॉलिड्स हैं और इनके बीच जो इनके जो आयंस है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं, इनके बीच के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, जो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, उसको ब्रेक करने के लिए एक कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई है? नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्युबिलिटी, घुलनशीलता। ठीक, थर्ड सॉल्युबिलिटी। देखिए, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो पानी में आसानी से घुल जाते हैं। आपने देखा होगा नमक को आप पानी में घोलते रहिए, घुल जाएगा। ठीक, तो हम कह सकते हैं सॉल्यूबल इन वाटर। आप केरोसिन में घोल के देखिए, नहीं घुलेगा, तो फिर हम कह सकते हैं बट इनसॉल्यूबल इन केरोसिन, पेट्रोल एंड अदर ऑयली प्रोडक्ट्स। ठीक है, इनमें इनसॉल्यूबल होता है, इनमें ये नहीं घुलता है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी क्या कहती है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन केरोसिन और पेट्रोल जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ हमारा जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल देखिए, ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, इनमें क्या होता है? आयंस होते हैं, यानी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हम आयनिक कंपाउंड्स का सॉल्यूशन ले लें या वाटर में उनको घोल दें, तो उनमें क्या होंगे? वो अपने अपने आयंस में विभक्त हो जाएंगे। Na+ में टूटेगा और Cl-। हमने एक सॉल्ट ले लिया, उसको हमने पानी में घोल दिया, तो Na क्या होगा? प्लस में टूट जाएगा और Cl माइनस में टूट जाएगा। बात समझ में आ गई? और जो अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ भागेंगे, माइनस वाला जो Na+ है वो माइनस की तरफ भागेगा और Cl- है वो पॉजिटिव की तरफ भागेगा। ठीक है, तो देखिए, हम कह सकते हैं कि अगर NaCl को हमने वाटर में डिसॉल्व नहीं किया है, उससे पहले हम उसको इलेक्ट्रिसिटी उसमें दे रहे हैं, तो सॉलिड स्टेट में वो आयनाइज नहीं होगा अपने आयंस में। इसलिए सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। आयनिक कंपाउंड्स do not conduct
इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहां पर जो आयंस हैं उनका मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, बिकॉज movement of ions is impossible due to rigid structure। फिजिक्स का आप जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी, तब आपको पता लगेगा उसमें कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही कैपेबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को मूव कराने के लिए। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ये आप वहां पर पढ़ेंगे कि मेटल्स ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों कराते हैं, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, वही केस यहां पर है कि आयनिक कंपाउंड अगर सॉलिड फॉर्म में NaCl का आपने खड़ा ले लिया है या नमक ले लिया है, ठीक है, तो वो उसमें फ्री आयंस वो अपने आयंस में आयनाइज नहीं होगा, वो एक रिजिड स्ट्रक्चर ले लेगा। ठीक है, एक हार्ड सब्सटेंस होगा। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसके जो आयंस हैं वो बंधे हुए हैं फोर्सेस में, वो मूव करने में सक्षम नहीं है। लेकिन इसी केस में हमने क्या किया, उस सॉल्ट को या आयनिक कंपाउंड को अगर घोल दिया पानी में, ठीक है, या सॉल्यूशन ले लिया उसका, तो वो क्या होगा, अपने अपने आयंस में विभक्त हो जाएगा और आयंस जो होंगे वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए सहायक होंगे। तो हम यहां लिख सकते हैं, बट इन एक्वस सॉल्यूशन, AQUE, एक्वस सॉल्यूशन, ionic compounds conduct इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ में आ गई? तो सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर एक्वस सॉल्यूशन में है तो वो आयनिक कंपाउंड जो है बेटा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, नेक्स्ट हम बताते हैं आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो आयंस से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, वो तो आप सभी जानते हैं। आगे देखिए ब्रिटल नेचर। ठीक, इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, ब्रिटल नेचर। देखिए ब्रिटल नेचर के आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उसके ऊपर अगर हम कोई फोर्स लगाएं या प्रेशर लगाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। आप क्या करिए, एक सॉल्ट का बड़ा पीस ले लीजिए और उसको धीरे धीरे किसी चीज से प्रेशर दीजिए। ठीक है, तो वो क्या होगा, देखना सॉल्ट क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। आप ठीक, तो ऐसे सब्सटेंस क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं, जो अपने फाइन प्रोडक्ट्स में, फाइन पार्टिकल्स में अलग अलग टूट जाए। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या कहलाती है, ब्रिटलनेस। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जब हम आयनिक कंपाउंड्स के ऊपर कोई बाहरी फोर्स लगाते हैं, ठीक है, व्हेन वी अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन द आयनिक कंपाउंड्स, तो जो आयंस की लेयर्स होंगी, ठीक है, वो एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड हो जाएंगी और क्या होगा, पार्टिकल्स जो होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे और बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कि अब फाइन पाउडर के फॉर्म में, पाउडरी फॉर्म में विभक्त हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं लास्ट पॉइंट में कि व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द आयनिक कंपाउंड्स, layers of ions slide over one another and particles change come near to each other। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो कैसे कोई प्रोडक्ट बना होगा, आयनिक प्रोडक्ट, देखो मान लो ये आयंस जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो
तो पहला मान लो अगर प्लस का है तो दूसरा माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का। ठीक, अब यहां पर माइनस प्लस माइनस, तो ऐसे करके ये क्या हुआ, आयंस जुड़े हुए हैं। ठीक, और इन्होंने क्या किया, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म दे दिया। जब इसके ऊपर हमने ऊपर से कोई प्रेशर लगाया तो ये आयंस जो होंगे वो टूट जाएंगे अलग अलग। ठीक है, बात समझ में आ गई, प्लस माइनस, तो ऐसे करके ये अलग अलग हो गए, माइनस प्लस, तो इनके बीच में क्या हुआ, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो कम हो गई। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारा मेटलर्जी आएगा, लेकिन मेटलर्जी का कुछ पोर्शन इस साल सीबीएसई ने हटा दिया है, तो एक बार मैं उसको देख लूं, उसके बाद ही आपको आगे कराऊंगा। ठीक है, उसमें से कुछ मेटलर्जी हटा दिया है, कोरोजन एंड प्रिवेंशन ऑफ मेटल्स हटा दिया है, तो जो टॉपिक पढ़ाने लायक होगा मैं आपको अगले लेक्चर में वो टॉपिक पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगर यहां तक का थर्ड चैप्टर में आपको मेटल नॉन मेटल में इस टॉपिक तक का, आयनिक कंपाउंड तक का अगर कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।